भाई हमारे कल्चर में ये सब नहीं चलता। आपने ये स्टेटमेंट कभी ना कभी जरूर सुना होगा, स्पेशली लड़कियों ने जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है। कल्चर को लेके हमारे इंडियंस बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं, पर ये कल्चर होता क्या है, कभी आपने सोचा है? अगर हम लोग रटी रटाई डेफिनेशंस को ना देख के इसके सिर्फ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को जानने की कोशिश करें तो कल्चर का सिंपली ये मतलब होता है एक ऐसा सोशल ग्रुप जिसके द्वारा फॉलो किए जाने वाले कुछ रिचुअल्स, कुछ डेली प्रैक्टिसेस, कुछ डेली हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कल्चर के अंदर आ जाते हैं। जो इस कल्चर को फॉलो करता है वो सभ्य कहलाता है, जो इस कल्चर को फॉलो नहीं करता है वो असभ्य बन जाता है। अब हम लोग इंडिया से डायरेक्ट 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में चलते हैं, जहां पे आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से लोग बहुत ही ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे थे, चीजों को कंज्यूम कर रहे थे, एंड दिस मटीरियलिज्म वाज मेकिंग देम मोर एंड मोर मॉडर्न। इसी मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट करने की वजह से कुछ ऐसे राइटर्स हुए जिन्होंने ये इस बात को रिजेक्ट किया, लोगों के इस मॉडर्निज्म को बहुत ही ज्यादा इस चीज की अवहेलना की है, जिसमें से एक है हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड, जिन्होंने ये एस्से लिखा है कल्चर एंड एनार्की। अब अगर आपको पता होगा कि मैथ्यू आर्नोल्ड एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, तो दरोगा जी थे, तो सोसाइटी के कई सेक्शंस के लोगों से रोज डेली बेसिस पे मिला करते होंगे, सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो उन्होंने सोसाइटी को देखने के बाद, उसके अंदर की वैल्यूज को समझने के बाद इस एस्से को लिखा है, जिसके अंदर ये कल्चर क्या है इसके बारे में बताते हैं, एनार्की क्या है इसके बारे में भी बताते हैं। सोसाइटी को देखने के बाद उसको कई सेक्शंस में डिवाइड किया है उन्होंने, जो हम लोग इस पर्टिकुलर एस्से के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस एस्से को बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। ये एस्से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको वीडियो के एंड में भी मिलने वाले हैं। सो डू स्टे ट्यून्ड अप टिल द एंड, क्योंकि ये एस्से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे एस्से का नाम है कल्चर एंड एनार्की, जिसका पूरा टाइटल है कल्चर एंड एनार्की एन एस्से इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एस्से है वो उस टाइम की पॉलिटिकल एंड सोसाइटल कंडीशंस के ऊपर एक क्रिटिकल रिव्यू करता है, जो कि हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में आपको ये जाननी है कि ये सिर्फ एक सिंगल एस्से नहीं था, ये पब्लिश हुआ था आपकी कॉर्नहिल मैगजीन के अंदर, जो चली थी 1867 से 1868 के बीच में। कई सीरीज ऑफ एसेस थे ऐसे टाइप के जो मैथ्यू आर्नोल्ड पब्लिश करते थे, एंड फाइनली जाके 1869 में इसकी पूरी बुक पब्लिश हुई थी। ये डेट आपको याद रखनी है। अब इस बुक में ऐसा क्या था? कल्चर एंड एनार्की एक डिफेंस माना जाता है व्हाट ही बिलीव्ड वर द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। इस पर्टिकुलर बुक या इस एस्से के थ्रू हमारे जो मैथ्यू आर्नोल्ड है ट्रू कल्चर क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। अब ट्रू कल्चर क्या होता है आइए देखते हैं। ये कल्चर की जो डेफिनेशन है इन्होंने ही दी है, तो हम लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही कल्चर को समझेंगे, ना कि जो कल्चर का एक्चुअल मीनिंग होता है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग कल्चर इज द स्टडी ऑफ परफेक्शन। वो हर एक पर्टिकुलर परफेक्ट हैबिट, परफेक्ट रिचुअल जो सालों से चला आ रहा है, जो फॉलो किया जाता है, एंड इट इज द स्टडी ऑफ परफेक्शन, उसको ये कल्चर कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग कल्चर सिर्फ इतना ही नहीं है, इट इज अ हार्मोनियस यूनियन बिटवीन स्वीटनेस एंड लाइट। अब इस फ्रेज से आप क्या समझते हैं? स्वीटनेस एंड लाइट का मैथ्यू आर्नोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में मतलब होता है जहां पे ब्यूटी और इंटेलेक्ट दोनों को आप साथ में लेके चलते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं, उसको ही आप एक ट्रू कल्चर का पार्ट बोलेंगे। कल्चर तो हम लोग ने देख लिया। एनार्की के लिए उन्होंने क्या बोला है? एनार्की ही सेज इज द प्रेवलेंट मूड ऑफ इंग्लैंड्स देन न्यू डेमोक्रेसी व्हिच लैक्स स्टैंडर्ड्स एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसको सुनते ही थोड़ा सा आपको अपने घर के किसी बुजुर्ग रिलेटिव की याद आने वाली है, जो बोलता है कि हमारे जमाने में लोग बड़े संस्कारी थे, आजकल के लोगों को देखो। सेम वही चीज आपके मैथ्यू आर्नोल्ड करते हैं कि कल्चर के अंदर ये बताते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ परफेक्शन। पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो करते हैं जिससे आपकी सोसाइटी परफेक्ट होती है, उसको ये कल्चर कहते हैं। वेयर एज एनार्की को इन्होंने बोला है जो हवा चल रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारे इंग्लैंड की, जिसमें लोगों को एक नई डायरेक्शन मिली थी, जहां पे लोगों के स्टैंडर्ड्स उनके अकॉर्डिंग गिर चुके थे, उसको ये एनार्की कहते हैं। एंड ये कहने के बाद ये बोलते हैं कि तब की जो विक्टोरियन इंग्लैंड के लोग थे वो ऑब्सेस्ड हो चुके थे मटीरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म
रीजन से, जिसकी वजह से ट्रू कल्चर भूलते जा रहे थे और हमारे संस्कारों और हमारे मॉरल्स को निग्लेक्ट करते चले जा रहे थे। उसके बाद ये भी बोलते हैं कि ट्रू कल्चर, देखिए ट्रू कल्चर क्या है, एज वर्किंग टू परफेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड ह्यूमन काइंड एट लार्ज। हम लोग आगे भी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैथ्यू अर्नल्ड कहते हैं कि जो ट्रू कल्चर है वो सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं है, वो इंडिविजुअल के लिए है। जब एक इंडिविजुअल अपने आप को अंदर से परफेक्ट करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी धीरे धीरे आपकी अच्छी ऑटोमेटिकली होने लगती है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अब, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये एक इंस्पेक्टर थे, ये दरोगा जी थे, काफी सालों तक ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रहे हैं, तो कई वर्ग के लोगों से ये मिलते रहते थे और अपने उस ऑब्जर्वेशन की वजह से इन्होंने इस एस्से के अंदर 3 क्लास सिस्टम्स बनाए इंग्लिश के। ये इनके बनाए हुए हैं, नॉर्मली ये वैसा नहीं था। ओके, सबसे पहला है द बारबेरियंस, द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं? जो अमीर लोग होते हैं, जो बहुत रिच लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत लिबरल होते हैं, फ्री थिंकर होते हैं। देन आ जाते हैं हमारे द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स का इनका ये जो टर्म है बहुत फेमस हुआ है, जो कि है मिडिल क्लास लोग। देन आखिर में आते हैं हमारे द पॉपुलेस, विच इज द वर्किंग क्लास सोसाइटी। तो ये 3 क्लास सिस्टम्स मैथ्यू अर्नल्ड ने बताई हैं। इसके अंदर इन्होंने इनके बारे में कई सारी फीचर्स आप बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, वो भी इन्होंने बताई है कि बारबेरियंस जो अमीर लोग होते हैं वो फ्री माइंडेड होते हैं, लिबर्टी होती है, उनको कुछ भी करने की डर नहीं होता है उनके अंदर। दे आर रिच, दे आर फैशनेबल, फ्री टू लिव एंड थिंक होते हैं, हाई थिंकिंग होती है, लुकिंग गुड एंड मोर सिविलाइज्ड। हम सबको पता है कि जितने भी रिच फैमिलीज को बिलोंग करते हैं पीपल, जितने भी लोग, जितने भी बच्चे, वो बहुत लिबरल होते हैं, फ्री थिंकर्स होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज एंड बाहर जाके पढ़ाई करके आते हैं। कहने का मतलब कि उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा एंड हाई स्टैंडर्ड वाला होता है। उन्हीं के ही कंपैरिजन में अगर हम लोग फिलिस्टीन्स की बात करते हैं तो ये मनी मेकर्स होते हैं। भाई मिडिल क्लास लोग, सुबह को जाना है, रात को वापस आना है, पैसा कमाएंगे तो ही आपका जीवन अच्छा चल पाएगा। तो पैसों पे इनका बहुत ध्यान होता है मिडिल क्लास लोगों का। कॉमर्स, आइडियाज अबाउट बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, टी मीटिंग। टी मीटिंग मतलब कि अपने इस बिजी शेड्यूल से जो थोड़ा बहुत टाइम निकालना, आप मिडिल क्लास फैमिलीज में देखते होंगे कि थोड़ा बहुत मिल लेना, थोड़ी छोटी मोटी किटी पार्टी कर लेना, इन सब चीजों, ये जो फीचर्स होते हैं ये आपको हमारे फिलिस्टीन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। भाई अमीरों की जो पार्टी होती है वो किटी पार्टी नहीं होती, वो एक बहुत ही बड़ी लैविश पार्टी होती है। दे यूजुअली गो टू क्लब्स एंड पब्स फॉर एंजॉयमेंट, एंड इनका तो लेवल बिल्कुल ही अलग होता है। देन आ जाते हैं हमारे थर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज द पॉपुलेस, जो कि है हार्ड वर्कर्स। ये नैरो माइंडेड भी होते हैं, बैड एक्टिविटी भी करते हैं, भैया गुटखा भी खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी कंजम्पशन जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं इनके अंदर। पॉवर्टी जिसकी वजह से इनको देखनी पड़ती है, स्लम एरिया में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं एंड फर्मनेस होते हैं, रिजिड होते हैं। इनको कुछ नया सिखाने की कोशिश करो, कुछ नया इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो तो ये लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजिड एंड फर्म होते हैं। ये 3 टाइप के जो फीचर्स हैं आपके मैथ्यू अर्नल्ड ने बताया है, बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स एंड पॉपुलेस। इन तीनों के बीच में कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो कि है लव, फीलिंग्स, देन आपका डिजायर, ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस। ये सारी चीजें सबके बीच में कॉमन होती है। तो इस कॉमन पॉइंट के ऊपर आपके मैथ्यू अर्नल्ड कहते हैं कि ये जो तीनों वर्ग है हमारी सोसाइटी के, ये जो उनके बीच में कॉमन चीजें हैं, इनकी वजह से ही उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो ट्रिगर हो रही हैं। दैट मीन्स कि ये तीनों ही सोसाइटी गिल्टी हैं हमारी सोसाइटी को खराब करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ये सोचते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, अर्नल्ड बिलीव दैट ऑल द 3 ऑफ दीज क्लासेस वर गिल्टी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनार्की। एनार्की हम लोग ने जैसे पहले देखा कि करंट मूड ऑफ द न्यू इंग्लैंड, जहां पे मटीरियलिज्म की तरफ लोग जा रहे थे, सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ लोग जा रहे थे, तो एनार्की का जो गिल्ट है वो किसके ऊपर आता है? इन तीनों सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में जो मैथ्यू अर्नल्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और वो कर रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है, ना कि वो कर रहे हैं जो इस सोसाइटी, इस स्टेट के लिए जरूरी है। एक ट्रू कल्चर के अंदर जो मॉरल वैल्यूज आती हैं वो ये तीनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। हेंस ट्रू कल्चर अगर किसी सोसाइटी में आप इम्बाइब करना चाहते हो तो उस सोसाइटी के लोगों को अपने बारे में ना सोच के सबसे पहले स्टेट के बारे में सोचना है, तभी वो एक ट्रू कल्चर का पार्ट बन पाएंगे।
As it is written over, by introducing culture as a collective responsibility, Arnold sought to reduce the tensions between social classes. जो भी different classes के बीच में tensions होती हैं, जिसकी वजह से at the end हमारा state, हमारा country सफर करता है, वो कैसे improve हो सकता है जब सब लोग अपना अपना culture and true morals को follow करते हैं. Morals की जहां बात आती है तो इनके आगे essay में दो और नए terms आ जाते हैं. आपको ये बहुत ध्यान से याद रखना है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने कई सारे टर्म्स को कॉइन किया है जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें से दो और टर्म्स आते हैं हमारे हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म. हेब्रिज्म का सीधा सा मतलब होता है कंडक्ट, ओबीडियंस एंड स्ट्रिक्टनेस. ठीक है. देन हमारे हेलेनिज्म के अंदर क्या आते हैं, टू सी थिंग्स एज दे आर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ब्यूटी एंड चार्म, गेटिंग रिड ऑफ वंस इग्नोरेंस. ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो इंसान स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही ज्यादा कंडक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब कि घर से अगर आपको निकलना है, दही और शक्कर खा के निकलना है, ये रूल बना दिया है, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि ये फॉलो ही करना है, उस इंसान को आप इग्नोरेंट नहीं बोलेंगे कि आपने उसका रीजन तो जानने की कोशिश नहीं की, उस चीज का क्या मतलब महत्व है उसको जानने की कोशिश नहीं की, बस उसको फॉलो किया आपने. तो एक तरीके से हेलेनिज्म के अंदर ये कहते हैं वो लोग आते हैं जो थोड़े से रीजनेबल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, चीजों की ब्यूटी को एक्सेप्ट करते हैं एज दे आर, ना कि उससे बेकार की मान्यताएं जोड़ देते हैं. तो इनका ये मानना है, थोड़ा सा ये इन्होंने अच्छी बात बोली है कि बहुत टाइम तक हेब्रिज्म ने हमारे इंग्लैंड पे रूल किया था, जहां पे लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, कंडक्ट वाले थे, ओबीडियंस एंड स्ट्रिक्टनेस वाले थे, पर अब थोड़ा सा हमारे सोसाइटी में हेलेनिज्म को आ जाना चाहिए. आपको कई बार ऐसा डिस्क्रिप्शन इंटरनेट पे मिलेगा जहां पे ये बताया जाता है कि आगे के एस्से में इन्होंने ये भी बोला है कि अब सोसाइटी इतनी करप्ट हो गई है कि वापस से हेब्रिज्म को अडॉप्ट कर लेना चाहिए और थोड़ा सा कंडक्ट आ जाना चाहिए. तो ये भी बात इन्होंने बोली. देन फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं और कंक्लूजन के अंदर ये फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, जो कि इंडिया में ये बहुत हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे स्कूल्स में पढ़ाया जाता था कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ क्या कहते हैं अपने राइट्स को मांगना नहीं होता है, इट इज ऑल्सो सर्विस एंड ड्यूटीज. आप अपने स्टेट के लिए क्या कर रहे हो वो भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप कैसे अचीव कर सकते हो, इनवर्ड परफेक्शन. हर एक इंसान, हर एक वर्ग का इंसान जब अपने आप को परफेक्ट करेगा, मॉरलिस्टिक बन जाएगा, सही चीजों को फॉलो करेगा, ट्रू कल्चर पे बिलीव करेगा, तो अपने आप ही सोसाइटी आपकी अपलिफ्टेड हो जाती है. अब इसके बाद जो पैराग्राफ आने वाला है उसके बाद थोड़ा सा थीम ही इसका बदल जाएगा. ये आपको जो डेफिनेशन व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू, ये आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा. बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आई गॉट इनटू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड दीस लाइंस. तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड एक इंस्पेक्टर थे. ठीक है. इंस्पेक्टर जो होते हैं वो स्टेट की मोनार्की और उस टाइम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बहुत चलते हैं एंड उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बाकी लोगों को भी वो वैसा चलाएं. तो इनका ये ऐसे कुछ राइटर्स ने माना है एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था जो तब की मोनार्की के अकॉर्डिंग एक सोची समझी साजिश के अकॉर्डिंग लिखा गया था कि लोगों को विक्टोरियन रूल्स में कैसे ढाला जाए, ये हम लोग कैसे फैला सकते हैं. जो उस टाइम के जो फेमस राइटर्स होते हैं, भाई तब तो पिक्चरें आती नहीं थी, फेमस राइटर्स जो थिएटर, पोएट्री एंड वर्क्स लिखा करते थे, उनके ही काम को लोग पढ़ते थे और उनका ही इन्फ्लुएंस होता था. तो अगर वो मॉरल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी बात करेंगे जो हमारे हित में होगी तो मजा ही आ जाएगा. तो इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए. He acknowledges many injustices present in Victorian England. अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हम लोग ने वहां पे बात की थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो उसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी थी वो बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी. जो अरिस्टोक्रेटिक लो इलाइट कल्चर थे वो वर्किंग क्लास सोसाइटी पे बहुत अत्याचार कर रहे थे. तो उस अत्याचार को हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक्नॉलेज तो किया है कि हाँ भाई गलत हो रहा है, लेकिन like impoverishment of working class, but says this is no justification for radical action. अगर हमारी देश की जनता, हमारी देश की जो यूथ है वो एग्जाम्स
को कराने के लिए गवर्नमेंट से मांग करती है, या एग्जाम्स जो हो चुके हैं उसका टाइमली रिजल्ट निकालने, उसकी ठीक ठीक मेरिट निकालने के ऊपर जोर डालती है, तो क्या हमारी जनता गलत कर रही है? नहीं। लेकिन इस बात को मैथ्यू अर्नल्ड ने गलत माना है कि अगर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी देश की जो जनता है उसको हमारी मोनार्की, हमारी स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों ने इस बात को प्रोपेगेंडा, इस एसे को एक प्रोपेगेंडा भी माना है। देखिए, इन कंक्लूजन ही डिनाउंसेस ऑल फॉर्म्स ऑफ मास प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस, सेइंग दैट अ बिलीवर इन कल्चर शुड ऑलवेज सपोर्ट द स्टेट। जो ट्रू कल्चर में मानता है वो स्टेट की हर चीज पे बिलीव करेगा और उसी को ही मानेगा, चाहे उनके साथ कितना भी गलत हो रहा हो, लेकिन स्टेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। Therefore, all forms of popular demonstrations must be strictly forbidden। जैसे हमारे आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, एग्जाम्स हमारे इंडिया में जैसे चल रहे हैं, जो भी उनका हाल है एग्जाम्स का, पेपर का, उनके रिजल्ट का, उनका डिले हो जाना, उनके रिजल्ट का कभी पेपर का खारिज हो जाना, ये जो चीजें होती हैं तो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, जवाब मांगते हैं। तो मैथ्यू अर्नल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उस टाइम पे देखें, जो भी चीजें थी गलत उसको एक्नॉलेज किया है, पर इन्होंने कहा है कि स्टेट पे सवाल ना उठाओ क्योंकि ये चीज कल्चर के अकॉर्डिंग मॉरली सही नहीं है। Then he concludes by stating that the believer in culture should not actively participate in public life but should instead seek to observe, reflect and protect true culture and its end। अपने अंदर झांको और अपनी कमियों को ठीक करो, सेल्फ परफेक्शन की तरफ जाओ, एक एक इंडिविजुअल बहुत ही ट्रू कल्चर को फॉलो करे, मॉरलिस्टिक हो जाए, इसके बारे में बात करते हैं हमारे मैथ्यू अर्नल्ड। एंड अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मास प्रोटेस्ट आपको नहीं करना है, किसी भी तरीके की रैली नहीं निकालनी है, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करना है, बेसिकली आपको अपने स्टेट पे सवाल नहीं उठाना है, ये इस बारे में एसे में कहा है इन्होंने। तो दैट वाज इट फॉर दिस एसे। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एसे से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला तो ये आपका क्वेश्चन है जहां पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे आपके राइटर्स दिए हुए हैं। अगर आपने उनके वर्क्स को पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे कि आपका ये जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से राइटर ने दिए हैं। अपोलियन एंड डायनोसियन आपके फ्रेडरिच नेट्से का है। देन आपका फैंसी इन इमेजिनेशन बहुत फेमस है, कॉलरिज ने दिया है अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में। देन आपका हेलेनिज्म एंड हिब्रिज्म हम लोगों ने अभी देखा कि मैथ्यू अर्नल्ड का टर्म है। देन इनस्केप एंड इंटरेस्ट हमारे जीएम हॉपकिंस का टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसलिए आई टोल्ड यू कि जो मैथ्यू अर्नल्ड के क्रिटिकल टर्म्स है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। Then, which of the following statements for Matthew Arnold's culture and anarchy is correct? ध्यान से देखिएगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। It was published in 1869 as I told you कि पहले वो कॉर्नहिल मैगजीन में पब्लिश हो रहा था, देन फाइनली जाके उसकी बुक आई थी एंड इट was published in 1869, तो ये तो करेक्ट है। It does not argue for a restructuring of England social ideology. It does not argue, जबकि वो आर्ग्यू करता है कि इंग्लैंड की जो करंट मॉडर्निस्टिक हवा चल रही है उसको फॉर्म होने की जरूरत है, तो ये गलत हो जाएगा। देन इट डज नॉट कॉन्ट्रास्ट कल्चर विद एनार्की, ऑफ कोर्स इट डज, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट स्टेट्स दैट कल्चर सीक्स टू कल्टिवेट द फ्री प्ले ऑफ थॉट, मतलब ये तो बिल्कुल ही उनकी थोड़ी सी कैसे बोलेंगे कि डिप्लोमेटिक सी बात है कि कल्चर को आपको फॉलो करना है लेकिन रीजन के भी बारे में बात की है, तो इन दोनों चीजों के बारे में उन्होंने बात की है। 1 and 4 इसका आंसर हो जाता है। देन Which of the following pairs is incorrectly matched? कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है? आपका मैथ्यू अर्नल्ड बिल्कुल करेक्ट है। रिचर्ड होगार्ट द यूजेस ऑफ लिटरेसी बहुत फेमस है इनका ये वर्क। रेमंड विलियम्स का कल्चर एंड सोसाइटी, स्टुअर्ट हॉल एंड टेम्पेस्ट बिल्कुल गलत है। तो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो दैट वाज इट फॉर दिस एसे एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस भी देख लिए आपने कल्चर का मीनिंग समझा और मैथ्यू अर्नल्ड क्या बताना चाहते हैं आपने वो भी समझा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करके जाइएगा अपना फीडबैक कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्प किया आपको एंड आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा पसंद आया। आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन माई येट अनदर वीडियो। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।